नमस्कार। हमारा आज का विषय हाउ टू बी ए सक्सेसफुल होम्योपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट। होम्योपैथिक विधा में के साथ हम कैसे एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, हमारा आज का विषय यही है। और इस विषय को हम विस्तार दें उससे पहले एक आग्रह कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर श्रेया सर, तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, अभी जैसे मैंने अपना BHMS कंप्लीट किया है, तो एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए और कैसे बन सकते हैं, तो सर ये इसमें आप हमारी मार्गदर्शन करें। देखिए, किसी भी विषय की विशेषज्ञता वह अपने आप में एक यूनिक बात होती है और किसी भी विषय के विशेषज्ञ बनने के लिए सबसे पहले जरूरी बातें हैं कि हमें उस विषय से संबंधित जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स हैं सर्वप्रथम उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि गायनेकोलॉजी से रिलेटेड हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो एनाटॉमी है, गायनेकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ऑब्स्टेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो हमें सर्वप्रथम सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। एक पक्ष ये है जो एलाइड सब्जेक्ट के ज्ञान की बात करता है। दूसरा पक्ष क्या है कि हमें होम्योपैथिक फिलॉसफी जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है इसका भी एक साउंड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सही दवा के मोस्ट सिमिलिमम वन के चयन में मदद करता है। तीसरा पक्ष होता है फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी का साउंड नॉलेज होना चाहिए। अब अगला पक्ष है मैट्रिया मेडिका, मेडिसिन का ज्ञान, उसके रिसोर्सेज और उसके जो एक्शंस हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज अगर हमको है तो एक एग्रीगेट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हम एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जी सर। सर आपका अनुभव काफ़ी लंबा अनुभव रह चुका है, तो सर आप बताएं मूलतः किस तरह की बीमारियां महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो सर इस पे आप बताएं। थैंक यू, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गायनी से रिलेटेड चीजें हैं और आज के परिवेश में जो आजकल 2-3 चीजें जो देखने को मिल रही हैं, जैसे इंट्रोवर्ट नेचर, फैमिली एक कंडेंस्ड फैमिली होती जा रही है, बस पति पत्नी बच्चे, बस यहाँ तक जो हो रहा, तो ये एक प्रकार से तमाम प्रकार के मानसिक रोगों को पैदा कर रहा है। और इनकी वजह से सबसे पहले जो मेंटल चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हार्मोनल चेंजेस कर रहे हैं। जो एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं वो डेविएट हो रही हैं और हार्मोनल चेंजेस के बाद जो सबसे पहला देखने को मिल रहा है छोटे छोटे बच्चियों में, एक तो इर्रेगुलर मेंस का होना, अब सारा खेल यहीं से बिगड़ता चला जा रहा है। दूसरा डिस्मिनोरिया का कंडीशन होना। तीसरा PCOD आजकल बच्चियों में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है और इसके पीछे मैं सीधे जिम्मेदार मानता हूं एकल फैमिलीज को, क्योंकि जब संयुक्त रूप से लोग रहते थे तो वहां पे, इस पे हम लोगों का वीडियोस भी है, तो वहां पे क्या होता था कि एक प्लीजरनेस होती थी, आपस में एक मेल भाव होता था और उसके कारण से हार्मोनल जो स्पेशली हैप्पी हार्मोन्स हैं
उनके स्राव ज्यादा हो जाते थे। आजकल तो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन हो ही नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी कंडीशन बन जा रही है। तो एक ये डिसऑर्डर हो गया। इसके साथ में छोटी छोटी बच्चियों में, चूंकि आजकल का जो एक मॉडर्न पैटर्न लाइफ का जो होते जा रहा है, जिसमें फास्ट फूड की तरफ रुझान ज्यादा होना, ऐसे भी बच्चियां थोड़ी चटपटी वाली होती हैं, तो चटपटी चीजें ज्यादा खाना, अचार वगैरह का सेवन ज्यादा कर लेना। अब इन सब वजहों से एक तरफ वर्मी मैनिफेस्टेशन, तो दूसरी तरफ श्वेत प्रदर की शिकायत देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बच्चियों में लिकोरिया की शिकायत देखने को मिल रही है। उसमें भी वर्म्स बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो अगर ये जैसे ही ये चीजें आती हैं, तो इसके साथ में आप देखेंगे कि इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, वायलेंट कैरेक्टर, हिंसक प्रवृत्ति होते जाना, और समाज से, परिवार से कटते जाना। तो ये इस तरह की सामान्य सी चीजें देखने को मिल रही हैं। प्रौढ़ महिलाओं में आप आके देखेंगे तो वहां पे भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यही जो आगे पीसीओडी जो आगे कंटिन्यू कर जा रहा है। शादियां हो रही हैं, हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल शादी हुई, बच्चे नहीं हैं। बांझपन की समस्या बड़े प्रबल रूप में, और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि बांझपन में सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है मेंटल स्ट्रेस का होना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। उसके आगे एक समस्या जो आती जा रही है, जो आजकल प्रसव में देखने को मिलती है, मैक्सिमम 100% केसेस सिजेरियन डिलीवरीज होनी शुरू हो गई हैं। तो वो अपने आप में एक सर्जिकल एलिमेंट देने लगता है। तो गायनी के केसेस में जो प्रोमिनेंटली ये पूरा तमाम प्रकार के ये जो डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, इन सब वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड का होना, एक्सेस ब्लीडिंग का होना, तमाम सारी चीजें वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो है लाइफ स्टाइल। हम कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य प्रभाव में ज्यादा आ रहे हैं, और जब हम पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य प्रभाव में आ रहे हैं तो एक मतलब बात, तमाम सारी बातों को बहुत सिंपल वे में ले लेना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है स्त्री रोगों को होने में। तो ये सारी चीजें हैं। जी सर। सर, महिला रोगी का चिकित्सा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मतलब किन किन बातों का ध्यान प्रमुखता से रखना है, तो सर इस पे आप बताएं। देखिए, स्त्री रोग की चिकित्सा में जो सबसे पहला, जो मेरा अपना अनुभव कहता है और मेरा अपना मत कहता है, वो ये है कि डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको पहला ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सामाजिक ताना बाना, मतलब इसकी सोसाइटी कैसी है और कैसे सोसाइटी में बच्ची बिलोंग कर रही है या महिला बिलोंग कर रही है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखना होगा। तीसरी बात, फूड हैबिट। अगर फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, बाजार की चीजें का सेवन है तो हमें उस पर तुरंत बंदिश लगानी चाहिए। भोजन जितना हल्का, सुपाच्य और सरल होगा, उसका जीवन भी उतना ही साधारण और सरल होगा। तो ये बेसिक बातें हैं। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट आता है, अपना प्रॉब्लम बोलता है, हम प्रॉब्लम की दवाई देते हैं, 2-4 परहेज बताते हैं और बात वहीं पे इतिश्री कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल चिकित्सक के रूप में स्थापित होना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप रोगी की जीवन शैली, रोगी की फूड हैबिट, रोगी का रहन सहन, आचरण, व्यवहार और कैसे परिवेश में है,
इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके हार्मोनल कैरेक्टर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का पूरक बन जाते हैं, और जैसे जैसे एक दूसरे के पूरक बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे जीवन पे अपना एक प्रभाव छोड़ते चले जाते हैं। जी सर। सर, जैसे वर्तमान परिवेश में रोगी महिलाओं के लिए एवं जो महिलाएं सामान्य हैं उनको रोगी बनाने के लिए कितना चैलेंजिंग है, तो सर ये आप बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस तरह के आचरण और व्यवहार आप अपनी जीवन में लाते हैं वैसे ही आपकी सोच बनती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आपकी जो इंटरनल मैकेनिज्म है, हार्मोनल मैकेनिज्म है, वो उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। और जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो परिवर्तित होते जाता है और ये सारी लाइफ में चेंजेस करते जाता है, ठीक उसका प्रभाव आपके भौतिक शरीर पे पड़ने लगता है। हमारी होम्योपैथी तो वाइटल फोर्स की बात करती है, आत्मा की बात करती है। तो आत्मा को बदलने के लिए आप मतलब जैसे जिस तरह के परिवेश में, जैसे कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, यानी जैसी संगति आपकी होगी वैसे ही आपके गुण और धर्म होंगे, और जैसे आपके गुण धर्म होंगे उसी तरह के आपके इंटरनल हार्मोनल मैकेनिज्म होंगे, और जिस तरह के वो मैकेनिज्म होंगे वैसे ही आपकी पूरी भौतिक शरीर उसी प्रकार से प्रभावित होगी। अब आपका डाइजेशन से लेके, लीवर से लेके, यूट्राइन डिस्टर्बेंसेस से लेके मेंटल डिस्टर्बेंसेस तक, ये सारी चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। सर, महिला रोगियों के लिए मैनेजमेंट कितना मतलब सहायक है, तो सर ये बताया। देखिए, हम देखते हैं कि जिस सनातन परंपरा में पहले शुरू से ही हम लोग आचरण पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते रहे हैं, भोजन पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते रहे हैं, रहन सहन व्यवहार पे भी पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। तो ये जो जीवन शैली है, जिसे कहते हैं ना कि उत्तम जीवन शैली अपनाना, सात्विक जीवन शैली अपनाना। अब जीवन शैली भी अगर हम कहें तो गीता के अनुसार सात्विक जीवन शैली है, तामसिक जीवन शैली है और राजसिक जीवन शैली है। तो अब जैसे जैसे जिन जिन जीवन शैली को आप अपनाएंगे उसी के अनुरूप आपके गुण धर्म और दोष परिलक्षित होने लगेंगे। जैसे जैसे आहार पे तो विशेष महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि हमेशा आहार सात्विक होना चाहिए, और जितना ही सात्विक आहार होगा वह उतनी ही सात्विक महिला होंगी, और जितनी सात्विक महिला होंगी उनके गुण धर्म उतने सात्विक होंगे, उनके हार्मोन्स उतने ही सात्विक तरीके से होंगे। और ऐसे में हम बड़े बल के साथ कह सकते हैं कि वो एक सात्विक राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दे सकेंगे। अब दूसरी तरफ अगर उनकी राजसिक प्रवृत्ति है, रजोगुण है, तो उस परिस्थिति में देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके तमाम सारी चीजें रजोगुण से परिपूरित होंगी, और फिर उस प्रकार से उनसे उत्पन्न होने वाला संतान भी रजस गुण को ही लिए हुए होगा। ठीक इसी प्रकार तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक भोजन, तामसिक रहन सहन, तामसिक आहार, आजकल मॉडर्न लाइफ जैसे मैंने जिक्र किया उसका यही वजह है कि बच्चियां बाहर में हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं, उनके लिए स्मोकिंग एक सामान्य बात हो जा रही है, बियर एक सामान्य बात हो जा रही है। आजकल तो वाइन भी लेडीज वाइन के नाम पे, लाइट वाइन्स, वाइन इज वाइन, नो लाइट नो हैवी, तो वो भी जीवन शैली अपना लेती हैं। और चूंकि जैसा जैसा जीवन शैली होता है उसी प्रकार के उनके गुण धर्म हो जाते हैं, और फिर उन्हीं गुण धर्म को धारण किया हुआ तामसिक प्रवृत्ति वाला
संतान पैदा होता है, जिससे कि हमारे समाज में भी तामसिक प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। तो ये जो बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे हम कहते हैं मातृत्व, तो ये पूर्ण अधिकार प्रकृति को ही है, और माँ को ही हम प्रकृति भी कहते हैं। तो इनसे हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समस्त विश्व का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और ऐसे में अंत में जो हम कहना चाहते हैं कि एक अच्छे होम्योपैथिक गायनिकोलॉजिस्ट बन करके आप एक अच्छे राष्ट्र की निर्मात्री माँ का निर्माण आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि शिक्षक के हाथ में सृजन और प्रलय दोनों ही होता है, तो वैसे ही होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में सृजन और प्रलय दोनों ही आपके साथ में है। और होम्योपैथी तो मन की चिकित्सा करती है। ऐसे में मनोविकार और मनोविकृति से ग्रसित महिलाएं भी अगर आपके संरक्षण में आएंगी, तो आप उनको उत्तम मन, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम महिला के रूप में एक तरह से परिमार्जित करके उसका एक निर्माण आप करेंगे, और जो एक उत्तम राष्ट्र के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग होगा। जी सर, धन्यवाद सर। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो एक सफल होम्योपैथ मतलब गायनिकोलॉजिस्ट होम्योपैथ बनने के लिए, हम जैसे होम्योपैथ के लिए बहुत सहायक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी ढेर सारा धन्यवाद इस सहयोग के लिए।